प्रदेश पुलिस साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ कमर तोड़ कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में अलवर की नौगांवा पुलिस ने जहां 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, वहीं श्रीगंगानगर पुलिस ने भी ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत कार्रवाई करते हुए हजारों रुपए की ठगी करने वाले 2 शातिरों को धर दबोचा है। इस रिपोर्ट में देखिए। साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। साइबर शील्ड अभियान चलाकर साइबर ठगों की कमर तोड़ी जा रही है। इसी कड़ी में अलवर और श्रीगंगानगर पुलिस ने साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। नौगांव पुलिस की गिरफ्त में बैठे ये दोनों वही साइबर ठग हैं जिन्हें कई एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन और सिम के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने साइबर फ्रॉड प्रभावित नंगला भुरिया गाँव में दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से साइबर फ्रॉड के लिए इस्तेमाल होने वाला दूसरा सामान भी मिला है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 आरोपी नंगला भुरिया गांव में पेड़ के नीचे बैठकर साइबर ठगी कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। साइबर शील्ड के तहत कार्रवाई करते हुए नौगांव पुलिस टीम ने कल एक कार्रवाई की है। इसमें एक साइबर ओलेक्स फ्रॉड वगैरह करने का एक आरोपी मुबारक सनोफ अली मोहम्मद नंगलापुरी को गिरफ्तार किया गया। इस व्यक्ति के पास से हमें कई एटीएम्स, चेक्स, फर्जी सिम्स और कई मोबाइल्स जिनमें कई तरह के स्कैनर्स का यूज हुआ है, ऑनलाइन पेमेंट्स ऐप का यूज हुआ है, उनको हमने इनसे बरामद किया है। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत ऐसी ही कार्रवाई श्रीगंगानगर पुलिस ने भी की, जिसने हजारों रुपए की ठगी को अंजाम देने वाले 2 साइबर ठगों को धर दबोचा, जिनके कब्जे से 10 लाख रुपए नगद, 6 मोबाइल फोन और एक लग्जरी मिली है। पुलिस की माने तो ठग ट्रेडिंग के नाम पर कई गुना मुनाफे का लालच देकर लोगों को ठगने का काम करते थे। जो आज प्रकरण का खुलासा हुआ है, उसमें ये जानकारी आई है कि जो साइबर ठग थे वो इंस्टाग्राम पर या अन्य सोशल मीडिया पर एक वीडियो बना करके कैपमोर एफएक्स नाम की कंपनी के दिखाते हुए ये दर्शाते हैं, लोगों को ये झांसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि आप हमें पैसा दो, हम उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे और आपका पैसा डबल या ट्रिपल करके रिटर्न करेंगे। जब शुरू में कुछ पैसा देते हैं, ये पैसा या तो कैश के माध्यम से या बैंक अकाउंट के माध्यम से ही लेना पाया गया। शुरू में पैसा देते हैं तो उनको कुछ पैसे रिटर्न कर देते हैं बढ़ा करके, ऐसा लगता है कि संभवतः ज्यादा फायदा हो रहा है। और उसके बाद जिस व्यक्ति को झांसे में लेते हैं उसको ये प्रेरित करते हैं आप अपने अन्य जो आपके साथी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनके पैसे भी लगाएं। और करते करते जब एक पर्टिकुलर अकाउंट से ज्यादा हो जाता है तो फिर उस व्यक्ति से संबंध बिल्कुल कट कर लेते हैं, मोबाइल ऑफ कर लेते हैं और ऐसा दर्शाते हैं कि वो व्यक्ति कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। और क्योंकि ये जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता है वो या तो बैंक अकाउंट में होता है, जो बैंक अकाउंट भी मल्टीपल बैंक अकाउंट्स है, या फिर कैश के थ्रू होता है, तो जो परिवादी होता है उसको सामान्यतः पता नहीं चल पाता है कि अब वो पैसा किस तरीके से रिकवर किया जाएगा। श्रीगंगानगर पुलिस दीपक और लाजपत नाम के साइबर ठगों से पूछताछ में इनके गिरोह से जुड़े दूसरे सदस्यों के बारे में जानकारी जुटा रही है। जानकारी में पता चला है कि गिरोह में महिला समेत कई लोग शामिल हैं। जो संभावित स्थल है उस जगह पर तुरंत पुलिस द्वारा रेड की गई। रेड करने पर वहां पर पुलिस को 2 लोग को राउंड अप किया, 10 लाख रुपए करीब कैश और एक लेक्सस गाड़ी और 6 मोबाइल जब्त किए गए। और वहां पर भी जो चीजें थी उससे स्पष्ट रूप से पता चला था कि वीडियो बना करके लोगों को भ्रमित करके पैसा ठगा जाता है और उनसे ये उनको ये प्रेरित किया जाता है दूसरों के भी पैसे लगवाएं। तो इस तरीके से जो ये कंप्लेनेंट था उसके साथ, खुद के साथ और उसके साथियों के साथ, जो उसके थ्रू 4.5 करोड़ की ठगी हुई थी। और इसके आसपास जैसे इसका कहना है कि 2000 करोड़ रुपए की ठगी, और हम जो पूरे एनालिसिस कर रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उससे भी कहीं बड़ा अमाउंट निकल के आ सकता है ठगी। जितने भी लोग इसमें, उन सभी के बारे में पता करके उन सभी को गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो हमने जब्त किया है 10 लाख कैश, लेक्सस गाड़ी और मोबाइल और अन्य जो भी चीजें हैं, इनके कई सारी प्रॉपर्टीज भी हमने आइडेंटिफाई की हैं जो इस साइबर फ्रॉड के क्रम में कमाई गई हैं। वो प्रॉपर्टीज भी करोड़ों रुपए में है। तो वो अगर हमारे इन्वेस्टिगेशन से ये आता है कि साइबर क्राइम के से कमाई गई पैसे से ही अर्जित हुआ है, तो इसको हम 107 BNSS के तहत माननीय न्यायालय में इस्तगासा दायर करेंगे और उसको कुर्क करके उसकी नीलामी करा करके जो कंप्लेनेंट हैं उनको पैसे वापस कराने की कार्रवाई की जाएगी। ये जो हमारा नए कानून में जो प्रोविजन है, इसका पूरी प्रभावी तरीके से इसको यूज किया जाएगा। फिलहाल श्रीगंगानगर पुलिस आरोपी दीपक और लाजपत से पूछताछ कर रही है। साथ ही कोशिश की जा रही है कि इनके जरिए
कमाई गई संपत्ति को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के तहत अदालत के जरिए कुर्क किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। शिक्षा ही विकास की कुंजी है। न सिर्फ व्यक्ति बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा की भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रदेश की सरकार इस तथ्य को जानती है, इसलिए नौनिहालों के भविष्य की नींव मजबूत करने में जुटी है। भरतपुर से आई इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। आपका टोटल स्ट्रेंथ कितना है 105 में? आपका टोटल स्ट्रेंथ कितना है 105 में? 105 में है हमारी स्ट्रेंथ 86 और 6 से 8 में 107। प्रिंसिपल महोदय जी, अटेंडेंस इतना कम क्यों है? या तो हमारे टीचर नहीं है जो बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब माँ बाप तो भेजेगा जब पढ़ाई नहीं होगी। पेरेंट्स को कॉल कर रहे हो, पेरेंट्स को कॉल कर रहे हो 30 आदमी में आके, इसका मतलब पेरेंट्स को आपकी पढ़ाई पर संतोष नहीं, बच्चे को खुद आना चाहिए ना। यहाँ रखियो। सवाल पर सवाल दागे जा रहे थे और शिक्षकों से जवाब देते नहीं बन रहा था। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल मंगलवार को भरतपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ महाराजा बदन सिंह स्कूल और मास्टर आदित्येंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान दोनों स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होने और ड्रॉप आउट बढ़ने पर उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। शासन सचिव कुणाल ने बच्चों के क्लासरूम में पहुंचकर बच्चों से संवाद किया और टीचर्स और प्रिंसिपल की जमकर क्लास ली। महाराजा बदन सिंह स्कूल में शासन सचिव कुणाल ने 22 टीचर्स और सिर्फ 400 बच्चे होने पर नाराजगी जताई। इसके अलावा स्कूल में फर्नीचर होने के बाद भी बच्चों को नीचे बिठाए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कुणाल ने मिड डे मील के राशन को भी चेक किया। साथ ही स्कूल प्रबंधन और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ दोनों स्कूलों में होने वाले विकास कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा की। शासन सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि स्टेट टाइम के स्कूलों को पहले की तरह बेहतर और आज की जरूरत के मुताबिक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाए जाने की बात कही। आपको पता है ये मुख्यमंत्री जी का जिला है और मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान है भरतपुर और डीग के विकास के लिए। तो मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि ये स्टेट टाइम के पुराने स्कूल से जब तक शिक्षा नहीं सुधरेगा जिला सुधर नहीं सकता। तो शिक्षा और चिकित्सा से बहुत फर्क पड़ता है सुधार में। कृष्ण कुणाल ने कहा कि सीएम की मंशा है किसी जिले का विकास तभी हो सकता है जब वहां शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाओं का विकास हो। इसी दिशा में भरतपुर में शिक्षा संकुल बनाकर सभी शिक्षा विभाग के दफ्तरों को एक ही छत के नीचे लाने की कार्य योजना है। मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा है कि वो बजट देने को पूर्ण रूप से तैयार हैं। इन पुराने स्कूलों को सुधारा जाए, न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पज से बल्कि एकेडमिक पर्पज से यहाँ बच्चों को और इनरोलमेंट बढ़ाया जाए और बच्चों को जोड़ा जाए और अच्छे जो पुराने टाइम स्टेट टाइम में रिजल्ट्स होते थे उसको वापस उसी तरह अपने को इसको बनाना है। निरीक्षण के दौरान पोषाहार घोटाले की शिकायतों पर सचिव ने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि फर्जी नामांकन के जरिए किसी बच्चे का पोषाहार उठाया गया है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मेरे संज्ञान में इसमें एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दे दिए गए हैं और उसमें 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। जो भी दोषी होगा, कोई अगर फर्जी अटेंडेंस से बच्चे का अगर कोई पोषाहार उठाया गया है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई की। कृष्ण कुणाल ने कहा कि स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों से ड्रॉप आउट रोकने के लिए स्कूलों में सुविधाओं का विस्तार, शिक्षकों की उपस्थिति और दूसरी बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसके परिणाम जल्द ही देखने को मिलेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट।
जनता जनार्दन की भलाई के लिए सरकार योजनाएं लाती है, जिससे कार्यपालिका अमली जामा पहनाती है। लेकिन जब कार्यपालिका से जुड़े अफसर और कर्मचारी गफलत की नींद सोने लगे तो आम आदमी की उम्मीदें दरकने लगती हैं। जयपुर से ऐसी एक रिपोर्ट आई है। लेट लतीफी से बाज नहीं आ रहे जिम्मेदार। 80% इंजीनियर कर्मचारी मिले गैर हाजिर। सख्त कार्रवाई की तो नहीं है दरकार। अगर आपसे कोई पूछे कि सरकारी विभाग में कामकाज कब शुरू होता है तो आप क्या कहिएगा? सुबह 9:30 बजे। लेकिन जल भवन में 11 बजे तक कई कुर्सियां खाली हैं। न कर्मचारियों को समय पर आने की जरूरत महसूस होती है और न ही अफसरों को। गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है कर्मचारियों का समय पर आना, और इसके लिए ही प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम आज जल भवन के मुख्यालय में पहुंची। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि जो ये टीम है वो यहाँ पर सभी कर्मचारियों की उपस्थिति के रजिस्टर को उसने जो इकट्ठा किया है और उनको इकट्ठा करके देखा जा रहा है। इस वक्त मौजूद है प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारी। सर, आज आपकी टीम पहुंची है यहाँ पर, क्या कार्रवाई की जा रही है सर यहाँ पर? सर, कार्रवाई अभी जारी है और उसको रजिस्टर वगैरह वापस दे रहे हैं। अभी उसको बनाएंगे, कितना है क्या एब्सेंट है, उसके बाद सेक्रेटरी मैडम से अप्रूव करा के बताएंगे। कितने कर्मचारी अनुपस्थित मिले होंगे सर? वो सर अभी लिस्टिंग हो रही है। हाँ, लिस्टिंग हो रही है ना, इट विल टेक टाइम। जल विभाग में काम करने वाले अधिकतर लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं। उनकी पोल तब खुली जब प्रशासनिक सुधार विभाग ने जल भवन पर छापा मारा। सुबह 10 बजे तक 90% अधिकारी गैर हाजिर मिले। अधिकारियों कर्मचारियों के लिए मोबाइल के जरिए उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य किया गया है, लेकिन नियम के उलट अफसर कर्मचारी रजिस्टर पर ही दस्तखत करते हैं। आपको बताते चलें कि प्रदेश प्रशासन के मुखिया बनने के बाद मुख्य सचिव सुधांशु पंत कई विभागों में लेट लतीफों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर चुके हैं। पीएचईडी से पहले जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, विद्युत भवन, एसएमएस अस्पताल तक में इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है। लेकिन सरकारी कर्मचारी हैं कि अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। बहरहाल प्रशासनिक सुधार विभाग ने उपस्थिति रिकॉर्ड जब्त कर लिया है। ये वो रजिस्टर है जिनको इकट्ठा कर लिया गया है, यानी कि जो 9:30 बजे का जो वक्त होता है, कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं थे, ऐसे में उनकी उपस्थिति कितनी रही उसको ही जांचने के लिए अटेंडेंस रजिस्टर है जिसको हम दिखा रहे हैं। और ये सामान्य जो प्रशासनिक सुधार विभाग की जो टीम है वो इन सभी रजिस्टरों को लेकर के यानी कि जब्त करके अपने साथ लेकर के जा रही है। इनमें देखा जाएगा कि कितने प्रतिशत जो कर्मचारी थे आज मौजूद नहीं थे। कुछ देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में, टीम ने रजिस्टर को जब्त कर लिया है। और अंधविश्वास की पराकाष्ठा किसे कहते हैं आपको अब हम बताने जा रहे हैं। कोटा में एक परिवार इस कदर अंधविश्वास में डूब गया कि वो 4 साल पहले अपने मृत बच्चे की आत्मा को लेने के लिए अस्पताल जा पहुंचा। अंधविश्वास और तंत्र मंत्र का काला खेल। जूते उतारे, पानी पिलाया और माथा टेका। अस्पताल में बच्चे की आत्मा लेने पहुंचा परिवार। प्राण बुलाने के लिए अंधविश्वास का खेल चला। अस्पताल में महिला जोर जोर से हाथ हिला रही है, तेज आवाज में चिल्ला भी रही है। दूसरी महिला जमीन पर माथा टेक रही। पति बगल में हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है। लोग मना कर रहे, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो अपने काम में लगी हुई है। अस्पताल के अंदर जाने की कोशिश करती है। परिवार हाथ जोड़कर कुछ कह रहा है और ये ड्रामा घंटों तक चलता रहा। जूते उतारकर अस्पताल के गेट पर माथा टेका जा रहा, बोतल से पानी भी डाला जा रहा और अस्पताल के बाहर अंधविश्वास का सबसे बड़ा खेल चल रहा है। बच्चे की आत्मा लेने के लिए एक परिवार पहुंचा। जी हाँ,
आपने सही सुना, 4 साल पहले अस्पताल में मृत बच्चे की आत्मा लेने के लिए परिवार अस्पताल के गेट पर तंत्र मंत्र का खेल चल रहा है और इस अंधविश्वास में केवल एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरा परिवार डूबा। बाबा, दादी और माँ बाप सभी मृत बच्चों की आत्मा से मिलने के लिए अस्पताल के गेट पर तंत्र मंत्र करते पाए गए। जो 4-5 साल पहले जो बच्चों पे मारो यार महीने में 1000 मरते हैं, तो बच्चों को मर गए, कैसे बच्चों मर गए जो तमाशा क्यों कर रहा हूँ। जब घंटों तक ये ड्रामा खत्म न हुआ तो आखिरकार पुलिस को ही बुलाना पड़ा, लेकिन परिवार पुलिस कर्मी को ही आत्मा लेने के लिए जिद करने लगा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे सब तुम्हारे दिमाग मत लगाओ, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुनो। ये नाटक अभी करोगे तो अभी गाड़ी। दरअसल बूंदी जिले के ग्रामीण इलाके के लोग मृत बच्चों की आत्मा लेने के लिए कोटा के सबसे बड़े MBS अस्पताल पहुँच गए। बूंदी निवासी एक बच्चे की 4 साल पहले कोटा अस्पताल में मौत हो गई थी। बताया जा रहा था कि महिला को देवी देवता शरीर में आने लगे, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने उनको अस्पताल परिसर में जाने से रोक दिया। इस दौरान काफी देर तक हंगामा भी होता रहा। बाद में 3 लोगों को नयापुरा थाने भेजा गया। कोटा से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। अजमेर नगर निगम की साधारण सभा में लापरवाही के मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच साधारण सभा में 429 करोड़ का बजट पेश किया गया। हालांकि बीजेपी पार्षदों ने एक बार फिर नगर निगम के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अजमेर नगर निगम की साधारण सभा में 429 करोड़ का बजट पेश किया गया, जिस पर पक्ष और विपक्ष की चर्चा की और इस दौरान नगर निगम का रेवेन्यू कैसे आए और आम जनता को राहत देते हुए किस तरह से बजट का इम्प्लीमेंट किया जा सके, इस पर भी चर्चा की गई। इस दौरान बीजेपी के पार्षदों ने एक बार फिर नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारी पर लापरवाही करने और आम जनता को परेशान करने का आरोप लगाया। अभी साधारण सभा हमारी बजट की साधारण सभा है नगर निगम की, और बजट में पहले जो पास किए उसके ऊपर हमने विरोध दर्ज करवाया कि जो 50 लाख के टेंडर पहले कहने थे, 50 लाख के विकास कार्य के जब साधारण सभा में पास हुए वो अभी तक टेंडर नहीं हुए, उस बारे में चर्चा थी। और साधारण सभा में जो हमारा नगर निगम का बजट है उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, अभी चल ही रही है। 10 मिनट के लिए ब्रेक किया, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जो यहाँ साधारण सभा में पास हो जाते हैं लेकिन वो क्रियान्वित नहीं होते, तो वो अधिकारियों की हठधर्मिता है, उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। और वो अधिकारियों की कहीं ना कहीं हम लोग कि भाई किस प्रकार से काम करना चाहिए वो अभी तय हो रहा है, बाद में देखते हैं। पूरी GC हो जाएगी, अगर नहीं करेंगे तो हम इसके लिए भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। बैठक के दौरान काफी देर तक हंगामा भी हुआ। महापौर ब्रजलता हाड़ा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आयुक्त देशल दान सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने अलग अलग मुद्दों को लेकर व्यवस्था दी। पार्षद और शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने नगर निगम के ठेकेदारों पर दुकानदारों को जबरन परेशान करने और 10-10 हजार के फर्जी चालान करने का आरोप लगाया। आज नगर निगम की साधारण सभा आहूत हुई है और चूंकि इस सभा में केवल एकमात्र प्रस्ताव जो कि हमारा नगर निगम का आगामी बजट है वर्ष 2025-26 का, उसके लिए चर्चा हुई। बजट के दौरान, इस चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियों के सदस्यों ने मिलकर के और एक स्वस्थ चर्चा की और किस प्रकार से हम सब मिलकर के इस नगर निगम का चहुमुखी विकास कर सकें, इसके लिए आवश्यक चर्चाएं हुई। कुछ जो जनता की समस्याएं थी उन विषयों पर भी सदन के अंदर चर्चा हुई, जिसके अंदर मुख्यतः जिस प्रकार से प्रतिदिन प्रत्येक वार्ड के अंदर जो है और जमादारों को निर्देश दिए गए थे कि उन्हें कम से कम 10,000 का चालान की राशि का वसूल करनी है, उसके ऊपर बातचीत करते हुए इस विषय को उठाया गया। और माननीय महापौर महोदय के माध्यम से ये जो एक अनावश्यक भार दुकानदारों पर डाल रखा था, उसके लिए माननीय महापौर महोदय ने व्यवस्था दी कि आगे से किसी प्रकार का कोई इस तरह के चालान नहीं काटे जाएंगे। कोई वास्तव में अगर कोई गंदगी करता है या किसी प्रकार का कोई कचरा फैलाता है तो निश्चित रूप से बायलॉज में शास्ति का प्रावधान है, उनका आवश्यक रूप से हो, लेकिन अनावश्यक रूप से
दुकानदारों को जो परेशान करने वाला विषय था उस पर माननीय महोदय महापौर महोदय ने अच्छी व्यवस्था दी है। बैठक में कई मुद्दों को लेकर सभी ने अपनी बात रखी और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। 12 में प्रसूता की डिलीवरी के बाद मौत के मामले में इंसाफ मांगते लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में आज सर्व समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दर्ज मुकदमे को वापस लेने और मृतका के पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की मांग की है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अंग्रेजों के शासन काल में भी कभी ये नहीं देखा हमने कि उधर अंग्रेज इतना तो करते थे कि उस पक्ष को छोड़ देते थे जिसके साथ वो होता था। आपका शहर, आप ही मुद्दई, आप ही मुनसे, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। जिसकी बीवी, जिसका बच्चा गलत इलाज की वजह से इस दुनिया से चला गया, उसे अब प्रशासन अपनी हनक दिखा रहा है। उससे प्रदर्शन करने की वजह पूछ रहा है, जमाने को आगाह कर रहा है। अगर किसी के साथ कोई जुल्म हो तो इसे वो अपनी किस्मत मानकर अंधेरे में सिसक ले। यूं इस तरह सड़क पर प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गर्भवती महिला की मौत के बाद पति के आंसू सूखे भी नहीं थे कि पुलिस ने उस पर और उसके परिजनों पर राजकार्य में बाधा, शव का अनादर करने जैसे मुकदमे दर्ज कर दिए। सोचो आप, उसकी अनबॉर्न बेबी मरी है, उसकी पत्नी मर गई, वो परिवार तबाह हो गया है, उसका कुल दीपक जो पैदा होना था वो उसका कुल समाप्त हो गया। पर उसके बावजूद भी आप देखो 12 में अन्याय हुआ है। 12 पुलिस ने प्रसूता की मौत के बाद धरना प्रदर्शन करने वाले 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिसके खिलाफ समाज आक्रोशित है। मंगलवार को सर्व समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की। कबल जो प्रसूता की जो मौत हुई है, इसकी उच्च स्तरीय कमेटी बने और वो जांच हो, ताकि इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो। और विरोध प्रदर्शन करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परिजनों का कहना है कि 25 जनवरी को डिलीवरी के दौरान गलत इंजेक्शन से प्रसूता की मौत हो गई। इसके बावजूद उसे गंभीर बताकर कोटा रेफर कर दिया। 26 जनवरी को कोटा में पोस्टमार्टम के बाद जब 12 पहुंचा तो पुलिस ने शव को रास्ते में रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पब्लिक और पुलिस आमने सामने आ गई। परिजनों और समाज के लोग एम्बुलेंस समेत शव को जिला अस्पताल ले गए, जहां अस्पताल के बाहर सड़क जाम कर लोगों ने चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। आखिरकार प्रशासन के आश्वासन के बाद लोगों ने धरना समाप्त कर शव का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन 26 जनवरी की रात होते होते पुलिस ने इंसाफ मांग रहे परिवार और दूसरे लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। हैरानी की बात यह है कि मुकदमे में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं के नाम नहीं है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए 12 से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। और इसी के साथ